तो हेलीकॉप्टर मनी क्या है भाई? थोड़ा सा मनी और मनी के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, और मनी के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा समझते हैं। कल हमने ये देखा था कि भाई एसपीएम, सीआईएल और बीआरबी, एनएमपीएल, ठीक है, ये दोनों एक इम्पॉर्टेंट, इसके अंतर्गत कितने 9 यूनिट आते हैं भाई। 9 यूनिट का मतलब 4 पेपर में, मतलब 4 प्रिंटिंग प्रेस और 4 मिंटिंग मिंटिंग और एक क्या है भाई, पेपर मिल। पेपर मिल का काम क्या है? पेपर को छापना या पेपर को तैयार करना जिस पर नोट प्रिंट होगा या फिर अदर एक्टिविटीज की जाएंगे। हेलीकॉप्टर मनी और हेलीकॉप्टर ड्रॉप होता क्या है? देखो, एक तरीके का ये फिस्कल पॉलिसी का ही एक तरीका होता है जिसमें पैसा जो है वो अचानक से इनफ्लो बढ़ा दी जाती है या फिर घटा दी जाती है, या जनरली उसको बढ़ाना बोलते हैं। हेलीकॉप्टर मनी ड्रॉप्स रेफर्स टू द इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ मनी, कि मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ा देना, बहुत ज्यादा बढ़ा देना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे भाई? हेलीकॉप्टर मनी, ठीक है। और वो सप्लाई ऑफ मनी कैसे बढ़ेगा? या तो सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा करे, या फिर क्या करे, टैक्स में कट करे। टैक्स में कट करने का मतलब क्या है? अगर मान लो कि पहले टैक्स जो था वो 5% था या 15% था किसी भी वस्तु पर, अब उसको क्या कर दिया भाई, 4% पर ला दिया। इसका मतलब क्या हो गया? लोग ज्यादा खर्च करने के लिए तैयार रहेंगे। इसका मतलब क्या होगा? इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगा। तो अगर कोई भी ऐसा तरीका जिससे मनी का सप्लाई तुरंत बढ़ाया जाए, तो उसे, जैसे दिवाली के समय में क्या कर दिया गया था, बाइक वगैरह पर या फिर कार वगैरह पर या फिर बहुत सारे व्हाइट गुड्स पर जो है उसके दाम को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया, ताकि जो है उसकी परचेजिंग बढ़ जाए, और उसके वजह से क्या होगा, इकोनॉमी में मनी का सप्लाई सर्कुलेट ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो इसी मेजर को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलीकॉप्टर मनी या फिर हेलीकॉप्टर ड्रॉप। पूछा गया था एक दो बार कहीं के एग्जाम में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। द टर्म हेलीकॉप्टर ड्रॉप वॉज क्वाइंड, ये हेलीकॉप्टर ड्रॉप का मतलब किन्होंने क्वाइन करा था भाई? जो अमेरिकन इकोनॉमिक्स मिल्टन फ्राइडमैन 1969 में। तो ये बात याद है कि 1969 में ये टर्म जो है मिल्टन फ्राइडमैन के द्वारा जो है वो क्वाइन किया गया था, हेलीकॉप्टर मनी। और ये जनरली इसका इस्तेमाल जो है वो, इसका वर्ड का जो इस्तेमाल है वो इंडियन गवर्नमेंट कम करती है रादर देन अमेरिकन गवर्नमेंट ज्यादा करती है, ठीक है। तो ये याद रखना है थोड़ा सा। अच्छा, अमेरिका का फेडरल बैंक का नाम क्या है भाई? फेडरल बैंक का नाम क्या है? अमेरिका का रिजर्व बैंक का नाम क्या है? सेंट्रल बैंक का फेडरल फेडरल रिजर्व, जिसको फेड रिजर्व भी बोलते हैं। थोड़ा सा विदेश के सेंट्रल बैंक के बारे में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए, आते हैं जो मेन मुद्दा पर, हमारा जो सप्लाई ऑफ मनी। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि पैसा कहाँ छपता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। अब आते हैं कि सप्लाई ऑफ मनी आखिरकार होता क्या है। और याद रखना है कि सप्लाई ऑफ मनी का जो होलसेल अथॉरिटी रहता है वो कौन रहता है भाई? आरबीआई रहता है। मतलब हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक रहता है वो एक तरीके से होलसेल अथॉरिटी रहता है, मनी के सप्लाई को कैसे बढ़ानी है और मनी के सप्लाई को कैसे कम करनी है। अब मनी का सप्लाई क्या है? फ्लो कॉन्सेप्ट है कि स्टॉक कॉन्सेप्ट है? फ्लो कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी क्या है भाई? स्टॉक कॉन्सेप्ट है। एक पॉइंट ऑफ टाइम में कितना एक तरीके से पैसा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टॉक ऑफ मनी, या फिर बोलेंगे सप्लाई ऑफ मनी। इट रेफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी जो कि ऑल टाइप्स हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर, जैसे हमने बोला कि भाई 31 जनवरी 2026 को लोगों के पास टोटल कितना पैसा है, इसका मतलब हम बोलेंगे मनी सप्लाई इतना है। फिर अगला अगर महीने का जोड़ना हो तो मनी सप्लाई इतना है। उसके बाद हम सोचेंगे कि मनी का सप्लाई बढ़ाना है या घटाना है। इंक्रीज इन मनी सप्लाई और डिक्रीज इन मनी सप्लाई वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, लेकिन सप्लाई ऑफ मनी क्या एक स्टॉक कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। हाँ, पॉइंट ऑफ टाइम, और देखो दो चीज होता है, एक तो पीरियड ऑफ टाइम होता है। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लो कि हमने ये बोला कि हर महीने हम बैंक में 20,000 रुपए या 2,000 रुपए जमा कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं? डिपॉजिट कर रहे हैं हर महीने, पर मंथ। तो इसका मतलब ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया ना, पर मंथ, हर महीना कर रहे हैं। मतलब एक समय अवधि के बारे में बात किया जा रहा है, ना कि एक समय बिंदु के बारे में। एक समय बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक समय बिंदु में सप्लाई ऑफ मनी को मेजर किया जाता है कि अभी कितना है, उसी के हिसाब से तो आरबीआई मनी के सप्लाई को इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी।
बिना जाने कैसे, वो थोड़ा ना कि आज इस महीने में कितना मनी सप्लाई है, इस महीने में कितना मनी सप्लाई, वो तो कोई बात नहीं हो गया ना, समझ रहे हो। तो ये बात याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो पीरियड ऑफ टाइम जैसे कि इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है उसको हम लोग पीरियड ऑफ टाइम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया, द इंपॉर्टेंट नोट द सप्लाई ऑफ मनी डज नॉट इंक्लूड, सप्लाई ऑफ मनी किस चीज को इंक्लूड नहीं करता है, जितना भी पैसा सरकार के पास है उसको काउंट मनी सप्लाई के अंतर्गत नहीं की जाती है। दूसरा क्या है भाई, स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री, जो कि कंट्री के बैंकिंग जितने लोगों के पास पैसा है उसको एक तरीके से क्या बोला जाता है, सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, याद रखना। कभी भी बोलेगा क्या जो गवर्नमेंट के पास पैसा है वो सप्लाई ऑफ मनी के अंतर्गत आएगा, नहीं आएगा। क्या जो बैंकों के पास जितना पैसा है वो आएगा, नहीं। जितना डिमांड डिपॉजिट रखा गया वो आएगा, लेकिन जो एक्चुअल मनी जो लॉकर वॉकर में रखा होगा वो सब पैसा एक तरीके से काउंट नहीं होगा। जो डिमांड डिपॉजिट है वो पैसा काउंट होगा सप्लाई ऑफ मनी के अंतर्गत। ठीक है, तो ये बात याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर क्या है भाई, ये बेचारा कंफ्यूज है। देखिए सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है, रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी विच इज हेल्ड बाय दोज हु डिमांड मनी। देख रहे हो, जो सप्लाई मनी कर रहा है उसके पास जो पैसा उसको काउंट नहीं करते हैं, जो डिमांड करते हैं पैसों का, डिमांड कौन करते हैं, लोग, लोग ही तो डिमांड करते हैं। जो मांग करते हैं उनके पास जो पैसा है उसको ही हम लोग एक तरीके से क्या बोलेंगे, स्टॉक ऑफ मनी, और मनी सप्लाई के तरीके से देखकर चलेंगे, ना कि जो सप्लाई करते हैं वो सप्लाई मनी। सप्लाई मनी कौन करता है, गवर्नमेंट करता है, आरबीआई करता है, कॉमर्शियल बैंक करता है कि नहीं। ये सब सारे लोग हैं जो एक तरीके से मनी की सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर वही बात बोला गया, मुद्रा की आपूर्ति तात्पर्य मुद्रा के उस स्टॉक से है जो उन लोगों के पास होता है जो मुद्रा की मांग करते हैं, ना कि उन लोगों के पास जो मुद्रा की आपूर्ति करते हैं। मुद्रा की आपूर्ति करने वाले वो, और मांग करने वाले कौन है, जो कंज्यूमर है, या फिर बोला जाए पीपल्स है कि नहीं, पीपल्स बोल सकते हैं, लोग हैं। तो इनके पास जितना पैसा है वही तो एक्चुअल मनी सप्लाई को डिनोट कर रहा है। उसी से तो पता चल रहा है हमारे देश में तरलता ज्यादा है या कम है। कि हम लोग ये देखते हैं कि भाई आरबीआई के पास इतना करोड़ है, तरलता ज्यादा हो गया, ऐसा तो कभी नहीं बोलते ना भाई। हम लोग ऐसा बोलते हैं क्या कि आरबीआई के पास 239 बिलियन डॉलर है मान लो अभी, ठीक है, और अभी मान लो कि उसके बाद हो गया 250 बिलियन डॉलर, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मनी का सप्लाई बढ़ गया इकोनॉमी में, बोलते हैं कभी, कभी भी नहीं बोलेंगे। लेकिन हमने बोला कि लोगों के पास अभी जो है वो कितना पैसा है, 250 करोड़ है, और अभी कितना हो गया, आगे चलकर एक महीने के बाद मान लो 350 करोड़, तो 100 करोड़ का लिक्विडिटी बढ़ा है। ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। तरलता, तरलता मतलब फ्लो ऑफ मनी, समझ रहे हो, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ गया या घट गया, समझ रहे हो। लेकिन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम में हम लोग सप्लाई को मेजर करते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट के रूप में। तो ये बात याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल यहाँ से है जो कि आपको याद रखना है, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, आपको रटा होना चाहिए भाई। मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई 4 ही होते हैं, लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ पर ये 5वां क्या कर रहा है, ये 5वां है। कभी भी अगर आएगा आपके एग्जाम में कि भाई इनमें से कौन सा, मान लो कि ऑप्शन आ गया कि M1, M0, M2, M3, इनमें से कौन सा जो है मुद्रा आपूर्ति का उपाय नहीं है, तो कौन सा उपाय नहीं है, M0। ये एक तरीका है जिससे एक रिजर्व मनी निकाला जाता है कि भाई हाँ, कि रिजर्व मनी की कितना आरबीआई के पास आरक्षित मुद्रा है या जितना सिक्योरिटी के रूप में रखा गया है उसको निकाला जाता है। इसीलिए इसको हम लोग मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई के अंतर्गत नहीं, क्यों, क्योंकि अभी हमने बोला कि जो सप्लाई करता है उसको मनी सप्लाई के अंतर्गत नहीं रखते हैं, जो मांग करता है उसको रखते हैं, समझ रहे हो। तो ये भी बात याद रखना है, क्योंकि इसीलिए देखना है कि जब M4 निकालेंगे तो उसमें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वाला काउंट नहीं होता, जो पेंशन वेंशन वाला पैसा होता है वो कभी काउंट, क्यों, क्योंकि वो किसके पास रहता है, सरकार के पास रहता है, और सरकार उसको अपने तरीके से इसको इस्तेमाल करती है। तो यहाँ याद रखना है कि कितने तरीके है भाई, 4 उपाय है जिससे मनी के सप्लाई को मेजर किया जाता है या फिर मापा जाता है। उसमें सबसे पहला M1, दूसरा M2 और तीसरा M3 और चौथा कौन है, M4। जो M3 और M4 को जनरली हम लोग ब्रॉड मनी बोलते हैं, और M1 और M2 को हम लोग जनरली नैरो मनी बोलकर चलते हैं, तो याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक एक कर कर चारों को समझते हैं एक साथ, उसके बाद फिर आप लोग आराम से लिखते रहना। पहले आते हैं M1। M1 को याद रखना है तो कैसे रखोगे, C प्लस DD प्लस OD। C का मतलब क्या है, करेंसी हेल्ड बाय अ पब्लिक, जितना भी इस पॉइंट ऑफ टाइम में जितना भी लोगों के पास पैसा है उसको, मतलब क्या हो गया,
यह जनता द्वारा रखी जाने वाली मुद्रा को संदर्भित करता है और इसमें सिक्के के साथ साथ कागजी नोट भी शामिल है। इसका मतलब क्या है, पूरी करेंसी के बारे में बात हो रही है। करेंसी का मतलब क्या हो गया, दो तरीके से, नोट्स प्लस कॉइन्स। हमेशा याद रखना, कभी भी करेंसी पूछेगा तो एक तरीके से आप लोग बोलोगे नोट्स और कॉइन्स। तो यहाँ पर क्या, जितना भी लोगों के पास, पब्लिक के पास जितना पैसा, उसको किसे डिनोट कर रहे हैं हम लोग, सी से। डीडी का मतलब डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या है भाई, यह वाणिज्य बैंक के साथ लोगों की मांग जमा। ठीक है, डीडी मतलब क्या, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या हो गया भाई, मांग जमा। ठीक है, मांग जमा, कि जितना भी जमा राशि, फिक्स डिपॉजिट नहीं, याद रखना, डिमांड डिपॉजिट वो पैसा होता है जो कोई भी बंदा कभी भी निकाल सकता है डिमांड करके। जैसे कि दो अकाउंट होता है भाई, आपको पता होना चाहिए जनरली। ठीक है, वैसे तीन अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है, करेंट अकाउंट होता है, और एक होता है रिकरिंग अकाउंट। ठीक है, एक होता है रिकरिंग अकाउंट। ठीक है, रिकरिंग अकाउंट। इसमें जनरली आपको दो चीज पता होना चाहिए, ये दोनों जरूरी है। सेविंग में क्या होता है कि आप सेविंग में जाकर पैसा जमा करते हो भाई, और कभी भी आप डिमांड करके निकाल सकते हो, मतलब मांग करके कभी भी विड्रॉ कर सकते हो, सेविंग डिपॉजिट होता है। करेंट अकाउंट में क्या होता है, करेंट अकाउंट में आप एक तरीके से सेविंग माइंडसेट से नहीं, वो बिजनेस पर्पज से ज्यादा खोला जाता है, और उसमें इंटरेस्ट रेट भी ना के बराबर या बहुत कम मिलता है, ना के बराबर ही मिलता है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट रेट मिलता है, किसमें, सेविंग अकाउंट। रिकरिंग क्या होता है, आपने देखा होगा हर महीने, अगर मान लो कि आप गए भाई, मेरे को रिकरिंग अकाउंट खुलवाना है, मान लो आरडी अकाउंट खुलवाना है, आप कहाँ गए, बैंक में। ठीक है, तो वहां पर बोला कि भाई ठीक है, तो 5,000 रुपया का आरडी अकाउंट खुलवा लिया। अब हर महीने आप क्या कर रहे हो, आरडी कर रहे हो, जैसे फिक्स डिपॉजिट होता है ना, सेम उसी तरीके से आरडी होता है, रिकरिंग डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट और आरडी में बेसिक अंतर क्या है भाई, जो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में क्या होगा, आप एक ही बार आप गए 5 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट कर दिए। मिनिमम फिक्स डिपॉजिट जो होता है वो 7 दिन के लिए होता है, और मैक्सिमम कितने भी दिन के लिए, मतलब आपने फिक्स डिपॉजिट कराया तो 7 दिन से पहले पैसा नहीं निकाल सकते हैं, क्या कितनी भी जरूरत क्यों ना पड़ जाए आपको, मिनिमम 7 डेज। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट में। और लेकिन रिकरिंग में आपको हर महीने पैसा देते रहना होता है ईएमआई के तौर पर, और बाद में जैसे एलआईसी में प्रीमियम भरते हो ना, सेम उसी तरीके से वहां भी होता है आरडी में, और वो लगातार आप देते जाते हो, फिर 10 साल के बाद आपको एक बार पूरा पैसा मिलता है, वो एज पर द जो भी बॉन्ड पेपर आपके और बैंक के बीच में साइन हुआ है, जिस तरीके का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहाँ पर डिमांड डिपॉजिट वो पैसा होता है जो हम लोग वाणिज्य बैंक से कभी भी डिमांड करके निकाल सकते हैं। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पहला समझ में आ गया था, सी करेंसी, कि जितना भी लोगों के पास जमा राशि है। अदर डिपॉजिट क्या है भाई, अदर डिपॉजिट जितना भी पैसा आरबीआई के पास जमा है, या फिर जितना भी अदर डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक के पास डिमांड डिपॉजिट के अलावा पैसा जमा है। ठीक है, उसमें एफडी वगैरह नहीं, वो सब अदर पैसा जो कमर्शियल बैंक के पास रखा हुआ है, जो कमर्शियल बैंकों ने रखा हुआ है, किसके पास, आरबीआई के पास होता है ना। कमर्शियल बैंक रखता है आरबीआई के पास, बहुत सारे फॉरेन करेंसी रखता है आरबीआई के पास, तो जितना भी आरबीआई पे पैसा जमा रहेगा वो अदर डिपॉजिट के अंतर्गत आएगा। तो ये तीन पैसे को अगर जोड़ दिया जाए तो वो M1 तरीका निकल जाता है सप्लाई को मेजर करने का, मनी सप्लाई को। तो मनी सप्लाई को मेजर करने का तरीका क्या है, M1 का, C प्लस डी प्लस ओडी। ओडी का मतलब क्या हो गया, अदर डिपॉजिट। क्या, फिएट मनी और, हाँ हाँ, तो करेंसी को तो वो अदर टर्म में पढ़ते हैं ना। फिएट मनी एक लीगल मनी होता है, करेंसी तो कभी बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं 1980 का करेंसी क्या था। हाँ हाँ हाँ, दोनों आएंगे उसमें। अब देखो M2 आते हैं भाई। M2 क्या, ये समझते हैं। M2 में M1 था, M1 हमारा क्या था भाई, M1 था हमारा, याद हो जाना चाहिए, C प्लस डी प्लस ओडी। ठीक है, अदर डिपॉजिट। उसमें M1 प्लस डिमांड भी था, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, मतलब जितना भी पैसा लोगों का पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस में भी जमा करते हैं ना बहुत सारे लोग पैसा, तो वो सब पैसा भी अगर जोड़ दिया जाए पोस्ट ऑफिस वाला पैसा M1 के साथ, तो इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि C प्लस डी प्लस ओडी प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। ठीक है, तो इसका हमारा क्या निकल गया भाई, ये M2। तो याद रखना, M1 में कभी भी अगर पोस्ट ऑफिस का पैसा जुड़ जाए तो उसको M2 तरीका बोलते हैं मेजर करने का, मनी सप्लाई का। ठीक है, यहाँ तक समझ में है, M2।
इसमें ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है। M2 जो है वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है सप्लाई कंपेयर टू M1, है कि नहीं? M1 से ज्यादा, क्योंकि M1 में सिर्फ बैंकों के पैसों को जोड़ा जा रहा है, पोस्ट ऑफिस का पैसा छोड़ा जा रहा है, और M2 में क्या है, पोस्ट ऑफिस के भी पैसे को ऐड करके बताया जा रहा है कि हमारे देश में मनी सप्लाई कितना है या कितना नहीं है, उसको मेजर करने के लिए। ठीक है, तो ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ भाई M3 में। M3 में क्या, M3 में बस M1 का मतलब क्या हो गया, C प्लस DD प्लस OD प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विथ अ कॉमर्शियल बैंक। नेट टाइम डिपॉजिट मतलब क्या हो गया, फिक्स डिपॉजिट, FD हो गया, RD हो गया, ये सब सारे पैसे किसके अंतर्गत आएंगे, टाइम डिपॉजिट, जिसमें एक समय काल के लिए आपने पैसे को छोड़ा हुआ है। तो वो सब क्या होगा भाई, वो सब हमारा क्या कहलाएगा आपका, इसको जनरली टाइम डिपॉजिट बोलते हैं, कि अगर M1 के साथ हम लोग टाइम डिपॉजिट को जोड़ दें तो हमारा क्या निकल जाता है, M3। M2 के साथ क्या था, पोस्ट ऑफिस का पैसा M1 के साथ। M3 में क्या हो गया, M1 के साथ क्या हो गया, टाइम डिपॉजिट का पैसा। तो यहाँ पर याद रखना, नेट टाइम डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट को हम लोग बोल सकते हैं कि भाई कुछ समय काल के लिए जो हमने टर्म डिपॉजिट करा के रखा हुआ है, तो वो सब सारा चीज। पीपल विथ अ कमर्शियल बैंक, वो भी पैसा एक तरीके से जुड़ जाता है उसमें, लेकिन जो शुरुआत में डिमांड डिपॉजिट था उसमें ये सब सारा पैसा नहीं था, उसमें सिर्फ वो पैसा था जो कभी भी डिमांड करके हम निकाल सकते हैं। ये पैसा आप कभी भी डिमांड करके नहीं निकाल सकते, निकालोगे तो आपका पैसा कट जाएगा, वो कुछ ना कुछ पैसा काट लेगा। जैसे कि आपको मान लो कि आपने 5 साल का फिक्स डिपॉजिट कराया, FD कराया, ठीक है, और आपको 2 साल के बाद पैसे की जरूरत पड़ गई, तो आप या तो आप जितना ही पैसा आपने जमा करा उसका 70% लोन उठा सकते हैं उसमें से, FD का, या फिर आप अगर पूरा पैसा वापस चाहते हैं तो वो कुछ पैसा बैंक काट के देगा, क्योंकि आपने समय काल से पहले एक तरीके से निकाला ना भाई। तो ये बात इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ के, इसलिए ये जो है वो पैसा हम लोग M3 के अंतर्गत काउंट करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ बोला, इफ अ मनी सप्लाई इन अ कंट्री इज मेजर्ड यूजिंग M3 इट इज कॉल्ड अ एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स। एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स का मतलब क्या है, समग्र मौद्रिक संसाधन। ये संसाधन को बड़े ब्रॉड लेवल पर दिखाने की कोशिश करता है। यहाँ पर एक्चुअल लोगों का सारा पैसा दिख रहा है कि भाई लोगों ने कितना एक पॉइंट ऑफ टाइम में पैसा जमा किया हुआ है या रखा हुआ है, या कितना सप्लाई है, ठीक है। तो ये क्या है, ब्रॉडर मनी एक तरीके से डिनोट करता है इन कंपेयर टू M1 और M2। क्लियर, ठीक है। M3 समझ में आ गया भाई। अब आ जाते हैं M4 में। M4 में बहुत M3 में क्या था भाई, M1 प्लस M1 छोड़ दो, इसको ऐसा करो, इसको करो C प्लस DD प्लस OD प्लस टाइम डिपॉजिट, है कि नहीं? टाइम डिपॉजिट जोड़ दिया भाई, तो ये हमारा क्या बन गया टोटल, M3। ये पूरा M3 बन गया कि नहीं बन गया? टाइम डिपॉजिट को अगर जोड़ दिया तो जो समय, जो जमा राशि था समय के अंतर्गत। अब M3 प्लस टोटल डिपॉजिट, अब एक ही पैसा सिर्फ कमी रह गया, पोस्ट ऑफिस वाला पैसा। तो पोस्ट ऑफिस वाला ही पैसा जोड़ दो भाई, प्लस क्या हो गया, पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट वाला जितना ही पैसा है, ठीक है। लेकिन अदर देन बोला गया नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जो PF का पैसा है, जो एक तरीके से पेंशन वाला पैसा है, ये सब सारा पैसा को क्या किया जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है, क्योंकि वो डायरेक्टली किसका पैसा होता है, सरकार का। और सरकार का पैसा कभी भी हम लोग मनी सप्लाई के मेजरमेंट में काउंट नहीं करते, बस ये बात याद रखना, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, तो अगर पूरा देखा जाए तो M1 में क्या हो गया भाई, C प्लस DD प्लस OD, याद हो जाना चाहिए। OD का मतलब जितना भी पैसा RBI के पास जमा रहता है, अलग अलग बैंकों का, अलग फॉरेन बैंक का, या फिर अपने पास जितना भी रिजर्व पैसा रखता है। जो M2 हो गया वो हमारा क्या हो गया, M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट जितना भी पैसा। उसके बाद M3 कितना हो गया भाई, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट हो गया, मतलब जो समय अवधि में जो जमा राशि है। उसके बाद M4 में तो हमने बता दिया, M4 का मतलब क्या हो गया, M3 प्लस क्या हो गया भाई, पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट। उसके अलावा एक्सक्लूड, किसको एक्सक्लूड कर रहे हैं, किसको यहाँ पर नहीं रख रहे हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC को नहीं रख रहे हैं, मतलब राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र के रूप को छोड़कर बाकी सारा जो भी डाकघरों में कुल जमा राशि है उसको अगर M3 के साथ जोड़ दिया जाए तो वो M4 आ गया। तो ये सवाल डायरेक्टली पूछा जाता है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ तक सेवा समाप्ति, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे देखो भाई, नेक्स्ट
अगर यहां पर हमने बोला कि M1 और M2 को क्या करते हैं भाई, नैरो मनी बोलते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से ब्रॉडर पैसा मापने का उपाय नहीं है। वो है ना वहां पर M1 और M2 में क्या है, एक तो पोस्ट ऑफिस का पैसा आ गया और एक तरीके से एक में क्या आ गया, सारा जो बैंकों में जमा राशि है वो सब सारा पैसा। लेकिन जो M3 में उसमें देखो तो एफडी और आरडी, जब एफडी और आरडी का पैसा जुड़ जाता है ना तो मनी सप्लाई अपने आप में बड़ा दिखने लगता है, और जब M4 है तो अपने आप में ये बड़ा है। तो M3 और M4 क्या है, ब्रॉडर मनी कॉन्सेप्ट है, मतलब इसको बोला जाएगा कि यह मुद्रा आपूर्ति की व्यापक मुद्रा अवधारणा है और ये संकीर्ण मुद्रा अवधारणा है, मतलब थोड़ा सा कम स्कोप बताता है कि मनी सप्लाई का। लेकिन अगर कंट्री का पूरा बड़ा या बड़े लेवल पर मनी की सप्लाई का स्कोप देखना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो M3 और M4। तो डायरेक्टली सवाल आता है यहाँ पर कि M1 और M2 क्या है भाई, नैरो, और M3 और M4 क्या है, ब्रॉडर देखने को मिलेगा। अब एक सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है भाई आपके सामने, ये वाला, ठीक है, यहाँ पर M0 को हटा भी दो तो यहाँ पर M1 से देखो, सबसे कम M1, उसके बाद M2, उसके बाद M3, उसके बाद M4। इस तरीके से मनी सप्लाई मतलब नैरोवर से ब्रॉडर के रूप में जा रहा है कि नहीं। तो ये बात याद रखना, मतलब द डिक्रीज ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी इन द मॉनेटरी एग्रीगेटिव, दिस इज अ डिक्लाइन ऑफ लिक्विडिटी इंडिकेट्स द शिफ्टिंग ऑफ इट्स नेचर फ्रॉम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज टू द स्टोर ऑफ वैल्यू। इसका मतलब क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज से हम लोग एक तरीके से स्टोर ऑफ वैल्यू की टोटल वैल्यू कितना उसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। एक देश की कितनी वैल्यू है वो M4 से ज्यादा पता चलेगा कि M1 से पता चलेगा, ज्यादा M4 से पता चलेगा, सिंपल सी बात है। तो बोला गया इन इंडिया मोस्टली M0, M1 और M3 आर यूज्ड व्हाइल M2 एंड M4 आर रेयरली यूज्ड। क्योंकि देखो M2 में किसका पैसा था, पोस्ट ऑफिस वाला पैसा, पोस्ट ऑफिस वाला पैसा ज्यादा छेड़ा नहीं जाता आरबीआई के द्वारा, ठीक है। और M4 जो M2 और M4 है वो अपने आप में ही व्यापक चीजों को बता रहा है। लेकिन जो M3 है वो बैंकों के अधीन आता है भाई, तो टाइम डिपॉजिट के बारे में बात हो रहा है। तो पोस्ट ऑफिस देखो सरकार वाला जो इन्वॉल्वमेंट है उसमें थोड़ा सा आरबीआई बचती है, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस में जो आप डिपॉजिट करते हैं ना वो आरबीआई के अंतर्गत नहीं आता, वो सरकार के अंतर्गत आता है। जैसे पोस्ट ऑफिस में आपने डिपॉजिट करा, वो सरकार उसको अपनी चीजों से अपने हिसाब से लेकर चल रही है। वैसे पोस्ट ऑफिस जो पेमेंट बैंक है ना, वो एक तरीके से आप बोल सकते हो उसमें थोड़ा बहुत आरबीआई गाइड वाइड करके चलती है, लेकिन तब भी वो सब पूरा काम किसका रहता है, सरकार मिनिस्ट्री के अंदर आता है वो, ठीक है। फ्रिक्वेंट यूज होने वाला M1 और M3 है, सबसे ज्यादा M1 का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, M1 और M3, ठीक है। तो यहाँ आपका होता है मनी सप्लाई खत्म। तो ये मनी सप्लाई के बारे में आपको समझ में आ गया भाई पूरा। इसके बाद बैंकिंग स्टार्ट करेंगे, बंद कीजिएगा।